हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स मोड। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछले 4 लेक्चर्स में मैंने पूरा चैप्टर 1 डिटेल में कंप्लीट करा दिया विद एग्जाम्पल क्वेश्चंस ऑल्सो। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो सीबीएसई ने नया पैटर्न लॉन्च किया है, सीबीएसई के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग 2 टर्म में हमारे सीबीएसई के एग्जाम होंगे, जिसमें फर्स्ट टर्म जो एग्जाम होगा वो पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर आने वाला है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब से हर चैप्टर की कंप्लीट होने के बाद एक फुल वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा एमसीक्यू उस चैप्टर का होगा। ठीक है ना, बस अगर एक बच्चा ये एमसीक्यू सॉल्व कर लेता है, क्यों, आई गारंटी कि फुल मार्क्स वो पा जाएगा। आ रही बात समझ में? तो क्या करना है, बस आराम से वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ, और खुद से क्या करना, बीच बीच में जब क्वेश्चन मैं पुटअप कर रहा हूं तो पॉज करके सॉल्व करके देखना, क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें मालूम है, सेम कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन होंगे, उसको मैं डिफाइन करता जाऊंगा, यू सॉल्व बाय योरसेल्फ। अगर नहीं समझ में आता है तो देख लो वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम नया अपना एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आर ऑन बोर्ड। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहले वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करके देखो, सॉल्व हो जाता है अच्छी बात है, नहीं सॉल्व हुआ तो सॉल्यूशंस को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एलसीएम क्रॉस एचसीएफ फॉर 2 नंबर्स 50 एंड 20 इज। हमने जैसे पढ़ा था कि एलसीएम क्रॉस एचसीएफ क्या होता है, सॉल्यूशन में लगा रहा हूं कि एचसीएफ क्रॉस एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ given to numbers। ठीक है, ये सबको मालूम है। तो क्या हो जाएगा, दोनों नंबर क्या दिए, 50 एंड 20, मल्टीप्लाई बाई 50 एंड 20, व्हाट वी विल गेट, 1000। सो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, 1000 है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पहले भी पूछा है। आ रही बात समझ में? तो ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई में, 2013 और 16 में ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। अब सोचो ऑब्जेक्टिव आ गया, तब तो ऐसा क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इफ एचसीएफ ऑफ 72, 120 इज इक्वल टू 24, ही इज आस्किंग एलसीएम। अगेन सेम फॉर्मूला, एचसीएफ क्रॉस एलसीएम। एचसीएफ क्रॉस एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द बोथ नंबर्स 72 एंड 120। ठीक है, 72 और 120 का प्रोडक्ट, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 24, मल्टीप्लाई बाई एलसीएम, दैट विल बी 72 इंटू 120। सो वैल्यू ऑफ एलसीएम विल बी 72 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 24। 24 3 टाइम्स में, दैट विल बिकम 360। सो व्हाट इज द आंसर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। हमारा फॉर्मूला क्या था, एलसीएम क्रॉस एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। उसी फॉर्मूले को यूज करके हमने ये 2 क्वेश्चंस सॉल्व किया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, गिवन दैट एलसीएम ऑफ 91 एंड 26 इज 182, फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ के बारे में पूछ रहा है। सेम फॉर्मूला, एलसीएम क्रॉस एचसीएफ क्या होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स, दैट इज 91 इंटू 26। ठीक है ना, फॉर्मूला सबको अब तक याद हो जाना चाहिए कि एचसीएफ क्रॉस एलसीएम विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स, जिसका एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहा है। तो एलसीएम क्रॉस एचसीएफ कितना हो जाएगा, 91 इंटू 26। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एलसीएम, दैट इज 182 इंटू एचसीएफ, दैट इज 91 इंटू 26। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 91 इंटू 26 बाई 182। 91 2 टाइम्स में, 2 13 टाइम्स में। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एचसीएफ, एचसीएफ की वैल्यू हमारी क्या आई, 13। उम्मीद है बात समझ में आ रही है। ओके, गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, if the HCF and LCM of two natural numbers,
HCF and LCM of two natural numbers are 12 and 180. HCF क्या दिया हुआ है? HCF is equal to 12 and LCM is given as 180. अगेन आगे क्या बोल रहा है? एंड वन ऑफ द नंबर्स, एक नंबर जो दोनों में से है, मान लेते हैं वो A है, उसकी वैल्यू क्या दी हुई है? 36. देन द अदर नंबर इज, मीन्स इज आस्किंग सेकेंड नंबर. सेकेंड नंबर मैंने B मान लिया है, उसकी वैल्यू चाहिए. सेम फॉर्मूला, LCM into HCF is equal to product of both the numbers. LCM value is 180, HCF value is 12, A value is 36 into B. So 180 into 12 upon 36 will be equal to B. 36 से कटा लो, ये कितनी बार में हो जाएगा? 5 टाइम्स में. So what will be the value of B? B हमारा आ जाएगा 12 into 5, that is 60. So answer is 60. आ रही बात समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम चुनमुनिया बाबू वाला सवाल है, एकदम हल्लू हल्लू आराम आराम से सॉल्व करने का. ठीक है, आराम से सॉल्व करो, सब सॉल्व हो जाएगा. ऐसे ही बेस्ट 25 क्वेश्चंस में सॉल्व कराऊंगा. फिलहाल 4 हो चुके, आते हैं 5th और 6th क्वेश्चन पे. ओके स्टूडेंट्स, गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 5th एंड क्वेश्चन नंबर 6th. ध्यान से, हमने पहले बहुत इजी क्वेश्चन की, अब धीरे धीरे क्या होगा, क्वेश्चंस का लेवल हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे. ठीक है ना, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे क्वेश्चंस का लेवल जो होगा वो इंक्रीज होता जाएगा और सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन हम लोग कवर करते जाएंगे. ठीक है ना, ये एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, एल्गोरिदम, उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, रेशनल, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे. फिलहाल एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन जितने हो सकते हैं अलग टाइप के वो करते हैं. सो एचसीएफ एंड एलसीएम इज गिवन, फाइंड वैल्यू ऑफ ए. ठीक है ना, एचसीएफ ऑफ ए एंड 8 मीन्स ए वैल्यू और बी वैल्यू दी हुई है. हमें पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो फर्स्ट नंबर इसमें कितना है? ए, and second number is 8. What he has given HCF? HCF is 4. LCM is given as 24. A into 8. What will be the value of A? 4 into 24 by 8 is equal to A. 8 3 जा 24. Then answer will be A is equal to 12. उम्मीद है कि सबको बात समझ में आ गई, कुछ भी नहीं करना था. ठीक है, ओके. गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. Given that HCF of 2520 6600 is equal to 120, LCM of 2520 6600 is equal to 252K, ऐसा दिया हुआ है LCM. हमें क्या चाहिए? K की वैल्यू चाहिए. सबसे पहली बात, LCM क्रॉस HCF, LCM इंटू HCF क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. दो नंबर्स क्या दिए हुए? 2520 एंड 6600, ये दिया हुआ है. एलसीएम की वैल्यू क्या है? एलसीएम वैल्यू इज 252K इंटू एचसीएफ इज, अच्छा ये 252K का मतलब 252 मल्टीप्लाई बाई K होता है. समझ में आ रही है बात? ये याद रखना. एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 120. सो 2520 इंटू 6600, यहां से 252K will be equal to 2520 into 6600 upon 120. ठीक है, उसके बाद K की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2520 into 6600 upon 252 into 120. आ रही बात समझ में? ये 10 टाइम्स में कट जाएगा और ये 10 से 1 0 चला जाएगा. ठीक है, 12 से कटा लो, 5 टाइम्स 0. सो व्हाट इज अवर आंसर? K वैल्यू इज 550. यू कैन सी हियर. जस्ट कैलकुलेशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन आएगा तो ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे एंड यू विल गेट अ मार्क्स. ठीक है, ओके. गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th एंड क्वेश्चन नंबर 8th.
ओके स्टूडेंट्स, गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। अभी तक जो 6 क्वेश्चन हमने किए, अगर पीछे के लेक्चर्स पे ध्यान दोगे, अगर तुमने नोट्स बनाया होगा, तुमको समझ में आ रहा होगा कि जितने क्वेश्चंस किए उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, ठीक है ना। लेकिन अब इसको ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके किया जा रहा है। आगे देखते हैं सेम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पे बेस्ड है, ठीक है। ध्यान देते हैं कि क्या है ये, ठीक है ना। बोला है कि एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स, जो एचसीएफ है इन दोनों नंबर का, वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल मतलब एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज इक्वल टू 65m माइनस 117। तो एचसीएफ ऑफ 65, 117 इज इक्वल टू 65m माइनस 117। अच्छा, 65 और 117 का एचसीएफ निकाल के देखते हैं। एचसीएफ निकाल लो 65 का, 5 इंटू 13, 13 1 जा 65 क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 65 की वैल्यू 5 इंटू 13। सिमिलरली 117 का निकाल लो, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 3 1 जा 3 3 जा, सो 13 टाइम्स, ठीक है। तो 117 क्या हो जाएगा मेरा, 117 विल बी इक्वल टू 13 और इंटू 3 पावर 2, 5 नहीं है तो 5 पावर 0, यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 पावर 0। मैंने बताया था एचसीएफ निकालने के लिए ये तरीका अपनाएंगे हम लोग। प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, फैक्टर निकालने के बाद दोनों के फैक्टर सेम सेम लिख लेंगे। इसमें 5 13 मिला था और इसमें 3 और 13, तो 5 13 और 3 तीन अलग अलग फैक्टर आ रहे हैं दोनों के मिला के, तो तीनों लिख लेंगे। जो प्रेजेंट नहीं है, फर्स्ट वाले में 3 प्रेजेंट नहीं है तो 3 पावर 0 लिख लेंगे, क्योंकि वो 1 के बराबर होगा। और यहाँ पे 5 प्रेजेंट नहीं है तो मैं 5 पावर 0 लिख रहा हूँ। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने बताया था कि बस सीधा कंपेयर कर लेंगे। इसमें से देखेंगे जो मिनिमम पावर वाला होगा उसको ले लेंगे, वही हमारा एचसीएफ में आ जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 विल बी इक्वल टू, भाई 5 पावर 1 और 5 पावर 0 में 5 पावर 0 छोटा है, 13 पावर 1 13 पावर 1 तो 13 पावर 1 ही, और 3 पावर 2 और 3 पावर 0 तो 3 पावर 0। तो ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। एचसीएफ कितना आ गया, 13। सो दिस इज इक्वल टू 13, 65m माइनस 117। माइनस 117 को इधर लाएंगे तो 13 प्लस 117 हो जाएगा 65m के बराबर। दिस विल बिकम 130 इज इक्वल टू 65m। ये कितना हो गया, 130। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m, 130 अपॉन 65 इज इक्वल टू m। 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 2। सो वैल्यू ऑफ m इज 2। याद रखना, बोला है कि एचसीएफ उस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, मतलब एचसीएफ इज इक्वल टू दिस। एचसीएफ को इक्वेट कर देंगे और सॉल्व करेंगे, एम की वैल्यू आ जाएगी। गोइंग फॉर द सेकंड क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। मैंने पहले के लेक्चर्स में बताया था कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर is equal to 2। smallest composite number वो होता है 4। और एलसीएम क्रॉस एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 8। सो आंसर इज 8। वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन ये बात जिसको नहीं पता होगी उससे तो सॉल्व ही नहीं होगा। इसलिए जो मैंने लेक्चर दिया हुआ है उसमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 9th क्लास के लेक्चर में जाके चेक करना। 9th का फर्स्ट लेक्चर देखोगे इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम में, तो उसमें प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये बेसिक चीजें मैंने बताई हुई है। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो सबसे एक लेक्चर जरूर, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक लेक्चर 9th का, वो भी फर्स्ट लेक्चर नंबर सिस्टम का जरूर देख लेना, ठीक है ना। तब ये चीजें इजीली समझ में आएंगी, क्योंकि वहां पे मैंने ये छोटी छोटी बातें बताई हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब सारी चीजें, इवन ऑड के बारे में सब वहां बताया होगा।
Okay, so this was the 8th question. Going for 9th and 10th question. Okay student, coming for next question, question number 9 and question number 10th. ये भी सेम एचसीएफ और एलसीएम का ही क्वेश्चन है, लेकिन प्रोसीजर अलग है. अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन जो एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने पहले क्या निकाला था, प्राइम फैक्टर. प्राइम फैक्टर लिख लिया मल्टीपल के फॉर्म में. उसके बाद जो मिनिमम डिग्री था, मिनिमम पावर वाला, उसको ले लिया, वो एचसीएफ में कंसिडर हो गया. वैसे ही मैक्सिमम पावर वाला ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एलसीएम में कंसिडर हो जाएगा. यहां पे ध्यान दो कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन, दो पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर दिया हुआ है, ए और बी नेचुरल नंबर है, और ए की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, बी वैल्यू इज एक्स वाई क्यूब, और एक्स और वाई क्या है, प्राइम नंबर. मतलब ए जो है, ए का प्राइम नंबर का मल्टीपल दिया हुआ है, बी का भी प्राइम फैक्टर का मल्टीपल दिया हुआ है. हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी. तो प्राइम फैक्टर जब दिए हुआ है तो कंपेयर कर लेंगे, ए और बी के प्राइम फैक्टर कंपेयर करेंगे, जिसका मिनिमम पावर होगा वो एचसीएफ में आ जाएगा. तो लेते हैं, ए वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, बी वैल्यू कितनी दी हुई है, एक्स वाई क्यूब. इन दोनों को चेक करो, ठीक है ना. एचसीएफ ऑफ ए कामा बी निकालने के लिए इन दोनों को चेक करेंगे हम. तो मिनिमम पावर कितना है, एक्स पावर 1, और इन दोनों को चेक करेंगे, सेम प्राइम फैक्टर कंपेयर करेंगे, तो मिनिमम पावर कितना है, वाई स्क्वायर. सो आंसर इज एक्स वाई स्क्वायर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. आ रही बात समझ में. यही अगर एलसीएम निकालना होता तो मैक्सिमम पावर लेते, मतलब एक्स क्यूब आ जाता और वाई क्यूब आ जाता, तो एलसीएम एक्स क्यूब वाई क्यूब हो जाएगा, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है. ध्यान देते हैं, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, P की वैल्यू है ए बी स्क्वायर एंड Q वैल्यू इज ए क्यूब बी. P और Q पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब नेचुरल नंबर. A और B आगे क्या बोला है कि वेर A एंड B आर प्राइम नंबर्स, मतलब P और Q को प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करके दे दिया हुआ है. ये प्राइम नंबर है. Q भी क्या है, ए क्यूब B. अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम. एलसीएम के लिए मैंने बोला जो मैक्सिमम पावर हो उसको ले लो. तो a पावर 1 और a क्यूब में मैक्सिमम पावर क्या है, a क्यूब, b स्क्वायर, और b पावर 1 में मैक्सिमम पावर इज b स्क्वायर. सो a क्यूब b स्क्वायर इज अवर एलसीएम. उम्मीद है सबको बात समझ में आई होगी. तो ये सारे क्वेश्चन तो तुम एक सेकंड में देखते ही लगा लोगे, जैसे मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं थी. मैं यहीं से कंपेयर करता है एचसीएफ निकालने के लिए. भाई एक्स क्यूब और एक्स में एक्स देख लेता, वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में वाई स्क्वायर आ जाता है, एक्स वाई स्क्वायर इज आंसर. एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर ए और ए क्यूब में ए क्यूब मैक्सिमम है, बी स्क्वायर और बी में बी स्क्वायर मैक्सिमम है. सो ए क्यूब बी स्क्वायर इज अवर आंसर. ये देखते ही तुम बता सकते हो, ठीक है. सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सॉल्यूशन नहीं चाहिए, सीधा टिक मार्क करना है, बिना पेन और पेपर के सीधा गोला बनाना है, ठीक है ना. ओके, गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11th एंड क्वेश्चन नंबर 10th. ध्यान से देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11th में. यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r वेयर r मस्ट सेटिस्फाई. r क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, हमारा फर्स्ट लेक्चर और फर्स्ट टॉपिक था यूक्लिड डिवीजन लेमा. उसमें मैंने लिखवाया था कि r का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा क्या होगा, कम होगा. तो डायरेक्टली यहां पे टिक लगा रहा हूं मैं, r का वैल्यू 0 के बराबर भी होगा, 0 से बड़ा भी होगा, लेकिन b के बराबर नहीं हो सकता, b से कम होगा. यहां पे b के बराबर दिया हुआ है, कैंसिल. यहां से 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये तो गलत है. यहां पे 0 के इक्वल नहीं दिया हुआ है, ये भी गलत है. तो 0 के इक्वल और 0 से बड़ा, लेकिन b से लेस होना चाहिए. डिवाइजर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. आ रही बात समझ में. गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 2, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125. एक ऐसा नंबर बताना है जो 70 और 125 दोनों को डिवाइड कर दे. भाई डिवाइड करने के लिए नंबर या इससे छोटा होना चाहिए, तब तो ये दोनों डिवाइड होगा. भाई अगर 70 और 125 को डिवाइड करना है, तो अगर मैं बोलूं कि 250 से डिवाइड कर दो, तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा क्या, नहीं होगा. तो इससे कम ही होगा. अच्छा, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बच जा रहा है, 5 और 8. इसको डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर से, तो रिमाइंडर इज 5. 125 को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 8. आ रही बात समझ में.
क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, हम रिमाइंडर्स को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। रिमाइंडर को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 65, यहाँ से दूसरे वाले का रिमाइंडर कितना आ रहा 8, ये कितना हो जाएगा 117। नाउ एकदम सेम यही क्वेश्चन था, HCF ऑफ 65 एंड 117 फाइंड करने का, इससे पहले ही फाइंड किए थे हम लोग, ठीक है ना। जो फैक्टराइज करके निकाला था मैंने, पिछले क्वेश्चन में जाओ, 9th और 8th समथिंग क्वेश्चन था। अब वैल्यू कम आने वाली है, मैंने बोला था पहले लिखवाया था कि HCF की वैल्यू हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से क्या आती है, कम आती है। मतलब यहां पे क्या निकालना है हमें, HCF। सो HCF ऑफ 65 एंड 117 विल बी इक्वल टू 13। चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आ रही बात समझ में? ओके, गोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 13th, 14th एंड 15th। ये क्वेश्चन सीधा मैंने लिखवाया भी है, ठीक है ना। ये मैंने फर्स्ट टॉपिक में ही पढ़ाया था, जब कंपोजिट नंबर बता रहा था वहां पे एक क्वेश्चन आया था। फर्स्ट लेक्चर जो हमने देखा था उसमें आया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में ही शायद क्वेश्चन था। उसमें मैंने बताया था कि एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म समथिंग 2m ऐसा, और एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m + 1 ऐसा बताया था हमने। तो ध्यान से देख लो, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई इवन इंटीजर किस फॉर्म में होगा, तो वो हमेशा 2 इंटू जो गिवन इंटीजर होगा उसके फॉर्म में होगा। अगर ये x होता तो 2x होता, ये n होता तो 2n होता, q होता तो 2q हो जाता। आ रही बात समझ में? तो इवन इंटीजर हमेशा 2m के फॉर्म में 2x 2q इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, और ऑड इंटीजर इवन से हमेशा एक ज्यादा या एक कम ऑड होता है, तो 2q + 1 हो जाएगा। q अगर इंटीजर है तो ऑड इंटीजर क्या हो जाएगा 2q + 1। सर 2q - 1 दे दे तो 2q - 1 भी हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। आ रही बात समझ में? तो 2q + 1 भी हो सकता है, 2q - 1। 2q - 1 मतलब q वहां पे नेचुरल नंबर काम करेगा, और 2q + 1 में q होल नंबर काम करेगा। वो ध्यान देने की जरूरत नहीं है, समझते हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। बस इतना याद रखना कि एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m। अगर कोई चेक करना चाहता है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तो मान लो कि किसी ने बच्चे ने बोला कि सर 4m भी तो एक इवन नंबर है, अगर मैं m की वैल्यू 1 रखूं तो 4m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। सर m की वैल्यू मैं 2 रखूं तो 4m की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 8 आ जा रही है। तो ये भी तो सर इवन आ रहा है, इवन आ रहा है, लेकिन देखो 2 मिसिंग है, 2 के बाद 2 आया ही नहीं, 4 आ गया, 4 के बाद सीधा 8 आ गया, 6 आया ही नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ, m के प्लेस पे 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 2 आएगा, 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 4 आएगा, 3 सब्स्टिट्यूट करने पे 6 आएगा, 4 सब्स्टिट्यूट करने पे 8 आएगा। मतलब 2m लेने पे सारे इवन नंबर आ जा रहे हैं, इसीलिए बस यही परमिसिबल है। 4m जो होगा हमारा रॉन्ग होगा। आ रही बात समझ? सिमिलरली यहाँ पे भी 4q + 1 कोई बोलता है तो ऑड नंबर तो होगा, लेकिन सारे ऑड नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यहाँ एवरी ऑड नंबर बोला है, सारे ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला 2q + 1 होगा। ओके, गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज, भाई n क्या होना चाहिए ताकि ये क्या हो जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। अच्छा, 8 से अगर 8 कोई इवन नंबर है तो भाई 8 से एग्जैक्टली वही नंबर डिविजिबल होगा जो इवन है, ठीक है ना। इवन नंबर से ही इवन नंबर डिविजिबल होता है, इस बात को याद रखना। भाई इंटीजर बोला तो इसमें इवन ऑड दोनों हो गया, बात को समझना। इंटीजर बोल दिया तो इवन ऑड दोनों आ गया, इवन ऑड दोनों आ गया तो भाई डिविजिबल नहीं होगा, कोई एक ही होगा, या इवन वाला ही डिविजिबल होगा, दोनों आ गया। नेचुरल नंबर में भी इवन और ऑड दोनों आ गया, ठीक है। समझो बात को, मान लो कि इंटीजर लिया 1, ऐसा ले लिया मैंने इंटीजर, समझ लो एक 8 ले लिया, तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा, वेरी गुड। लेकिन अगर 9 इंटीजर लिया तो वो डिविजिबल नहीं होगा, तो ये रॉन्ग हो गया, फेल हो गया। सेम काम नेचुरल नंबर में भी कर सकते हो, ये भी फेल हो जाएगा। ऑड नंबर छोड़ दो, पहले इवन नंबर लेके देखते हैं। मान लो मैंने n के जगह पे कोई इवन नंबर रखा, ठीक है ना, इवन नंबर रखा मैंने, मान लो मैंने 4 रख दिया, ठीक है, 4 रखा। आ रही बात समझ में? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4² - 1, ठीक है ना। n² - 1 की वैल्यू एट n = 4 लेके मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा
16 माइनस 1 15, 8 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। मतलब इवन नंबर ले रहे हैं तो n स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल नहीं है। n स्क्वायर तो डिविजिबल हो जाएगा, n स्क्वायर जो होगा वो इवन होगा। n स्क्वायर 16 आ रहा है, वो इवन है तो इवन से डिविजिबल होगा, लेकिन n स्क्वायर माइनस 1 जो है वो ऑड नंबर आ जा रहा है। अगर n को हम लोग क्या ले रहे हैं? इवन ले रहे हैं, तो ये डिविजिबल नहीं है। वही अगर n की वैल्यू मैं 5 लेता हूं ऑड नंबर, सो n स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 24, और ये 8 से डिविजिबल है, सो एन ऑड नंबर विल बी अवर आंसर। सो n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज एन ऑड नंबर, तभी डिविजिबल होगा, बाकी तीनों केस में डिविजिबल नहीं होगा। गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay students, going for next three questions, that is question number 16, 17 and 18th। ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। भाई स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10। उम्मीद है सबको मालूम होगा, ठीक है ना? नहीं मालूम है तो पहले गिनती सीखो, ठीक है? उसके बाद क्या बोला? स्मॉलेस्ट कंपोजिट, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अभी पीछे क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था 4 जो होता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है, उनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ 10 and 4, ठीक है? सॉल्व कर लो, यू विल गेट 20। सो आंसर इज 20। एलसीएम ऑफ 10 and 4 सबको निकाल लोगे ना भाई? एलसीएम निकालने तो आता ही है, उम्मीद है निकाल लोगे, ठीक है? नहीं आता है तो दोनों को फैक्टराइज करो, मैक्सिमम पावर को कंपेयर करो, या फिर और जो मेथड जानते हो उससे कर लो, ठीक है? नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ प्राइम। प्राइम किसको बोलते हैं? जिसका 2 फैक्टर हो, केवल 2 फैक्टर, एक तो 1 हो और एक वो नंबर खुद हो, ठीक है? 2 अलग अलग फैक्टर होने चाहिए, या तो वो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो। तो ये तो 1 + 5 3 से डिविजिबल है, ये नहीं हो सकता। उसके बाद 117 ये 13 से डिविजिबल है, ये भी नहीं हो सकता। 119 ये 7 से डिविजिबल है, ये भी नहीं हो सकता। 109 हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है। सो 109 क्या हमारा प्राइम नंबर है। उम्मीद है सबको प्राइम नंबर समझ में आता होगा भाई, जिसके 2 फैक्टर हो और दोनों अलग अलग फैक्टर होना चाहिए। ये नहीं कि 1 को प्राइम नंबर बोल दे, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़े थे ना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है? 2 होता है। आगे बढ़ेंगे। इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड्स विद डिजिट 0। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, याद आ रहा होगा, 4 पावर n समथिंग। मैंने बोला था 4 पावर n 0 पे एंड नहीं होगा, क्योंकि 4 के फैक्टर में 2 और 5 नहीं मिल रहा है। तो जो भी नंबर अगर 0 पे एंड होना है, मतलब लास्ट डिजिट अगर उसका 0 लाना है, तो उस नंबर के फैक्टर में 2 और 5 होना चाहिए। देखो चेक करो किसमें 2 और 5 मिल रहा है, यहां मिल गया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। गोइंग फॉर अदर नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, गोइंग फॉर नेक्स्ट दिस 4 क्वेश्चंस। इसके बाद लास्ट 3 और क्वेश्चंस करेंगे, टोटल 25, एंड दिस 25 इज इनफ। मैं बोलता हूं ये 25 इनफ है परफेक्ट 100% मार्क्स रियल नंबर में लाने के लिए, ठीक है? गोइंग फॉर 19 क्वेश्चन। इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 8 पावर n एंड्स विद डिजिट। किस डिजिट पे जो होगा एंड होगा 8 पावर n, एक्सेप्ट पूछ रहा है। मतलब कि किस किस पे एंड होगा वो नहीं पूछ रहा है, जिस पे एंड नहीं होगा वो बताओ। तो सीधी सी बात है, 8 पावर n, 8 का फैक्टर जो होगा वो 2 पावर क्यूब होगा, 2 पावर 3 पावर n होगा। भाई 8 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 8 पावर n को, 8 पावर n को ऐसे लिख सकते हैं। मैंने अभी बताया कि इसमें 0 डिजिट दिया हुआ है। अब ध्यान समझो, मैंने अभी क्या पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर किसी नंबर को 0 पे एंड होना है तो उसके फैक्टर में 2 और 5 होना चाहिए। यहां 8 के फैक्टर में 2 तो मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, मतलब 8 पावर n 0 पे एंड नहीं होगा। तो 0 इज अवर आंसर, ठीक है ना? बोल रहा है कि किसमें 8 पावर n एंड विद डिजिट एक्सेप्ट किस डिजिट पे? तो एक्सेप्ट 0, बाकी सब पे एंड होगा। चेक कर लेना, 8 पावर 1 8 आता है, 8 पावर 2 64, 4 पे एंड हो जाएगा। 8 पावर 3 कर लो, 2 आ जाएगा। फिर उसके पावर करना 8, 6 आ जाएगा। तो 2 4 6 सब आएगा 8 पावर n में, लेकिन 0 नहीं आएगा।
गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर √3 प्लस √5 स्क्वायर इज, पहले सिंप्लीफाई कर लो इसको, इसका स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। फाइनली ये कितना बन जाएगा, 3 + 5 + 2 इंटू √a इंटू √b, √a भी कर सकते हो तो √15 3 जा 45, ठीक है। 15 3 जा कितना हो जाएगा 45। अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं, 3 + 5 8, 8 + 2 9, इसमें से बाहर 9 5 जा 45, बाहर निकल के 3 हो जाएगा √5, तो 8 + 6 √5 आ रहा है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 8 + 6 √5। 8 + 6 √5 रूट में प्राइम नंबर आ गया। हमने पढ़ा था √5 क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में कुछ भी जोड़ो वो हमेशा क्या होगा, इर्रेशनल होगा। आ रही बात समझ में। सो दिस इज एन इर्रेशनल नंबर। गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, मतलब x जो है रेशनल नंबर है, x अगर रेशनल नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालें। मान लो मेरे पास 3 है, 3 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। 3 क्या है हमारा रेशनल नंबर। क्यों मैं 3 ले रहा हूं सर 9 भी तो ले सकते थे, लेकिन उसने बोला है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो 3 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना। 1 4 9 16 ये सब नहीं ले सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के लेना। तो परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के मैंने लिया, मान लिया मैंने x की वैल्यू कितनी है 3। अब बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना हो जाएगा, सबको मालूम है स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर में -5 का मल्टीप्लाई करो, पता नहीं कितने का मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। -5 का मल्टीप्लाई अगर किसी इर्रेशनल नंबर में करेंगे तो ये अभी भी इर्रेशनल होगा। सिंस √x हमारा क्या है, इर्रेशनल, क्योंकि x जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। इर्रेशनल इंटू रेशनल नंबर दैट इज इर्रेशनल, सो आंसर इज अगेन इर्रेशनल। Going for the next question, a rational number p by q where q is not equal to 0, p and q are co-primes, has a terminating decimal expansion if the prime factorization of q is of the form, इसमें से कौन सा फॉर्म होगा। भाई मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई नंबर टर्मिनेट कर रहा है, कोई भी रेशनल नंबर अगर टर्मिनेटिंग है तो q का फैक्टर क्या होना चाहिए, 2m क्रॉस 5n। ढूंढ लो है क्या, तो दिस इज अवर ऑप्शन। सब कुछ हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट पीछे पढ़े हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से ऑलरेडी सॉल्व भी कर चुके हैं। गोइंग फॉर लास्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ दिस सेशन। Okay students, going for next 3 question which is the last questions of our this MCQ session। आज के लिए ये लास्ट 3 क्वेश्चंस होगा। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, ठीक है, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। उम्मीद है, होप करूंगा मैं कि सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। ओके, ध्यान देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें से कौन सा ऐसा है जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। मैंने बोला था कि कोई भी रेशनल नंबर p अपॉन q नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होगा, जब q का फैक्टर 2m क्रॉस 5n के फॉर्म में नहीं होगा। चेक करते हैं सबसे पहले वाले को, फर्स्ट वाले क्या लिख सकते हैं, 6/3 इंटू 5, ये 3 2 जा 6, 2/5 आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि 5 पावर 1 है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, तो इसको 2 पावर 0 लिख सकते हैं, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट वाले को सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, सिंप्लीफाई करो इसको, देखो कितना आता है, 21 से कट रहा है क्या, 21 3,
ओके स्टूडेंट्स, देखेंगे कि कौन सा जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। उसके लिए क्या करेंगे, हमने बोला था कि Q का फैक्टर जो होना चाहिए 2 पावर m क्रॉस 5 पावर n के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सॉल्व करना, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 5 बचेगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे करना, ये 2 इंटू 5 का फॉर्म ही मिलेगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, 7 से पहले कैंसिल आउट कर सकते हो इसको, अगर कैंसिल आउट तो 7 3 जा 7 4 जा 40 हो गया। 43 अपॉन 40, 40 को क्या लिख सकते हैं 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 1। तो Q जो है वो 2 पावर m क्रॉस 5 पावर n के फॉर्म में, यहाँ पे 3 2 जा 3 5 जा कर लो, तो Q क्या है 5 पावर 1 क्रॉस 2 पावर 0, ये भी टर्मिनेट कर जाएगा, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, टर्मिनेट करेगा। ये जो होगा सॉल्व करके देख लेना, ठीक है ना, इसको सॉल्व करो, ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, क्योंकि ये सारे टर्मिनेट कर रहे हैं तो यही बचा है, चेक भी नहीं करते हो तो भी यही आंसर हो जाएगा। चेक कर लेना, Q का फैक्टर 2 पावर m क्रॉस 5 पावर n के फॉर्म में नहीं होगा, तो ये हमारा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आगे देखते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दिया हुआ है P अपॉन Q के फॉर्म में, Q का फैक्टर 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर है भाई, तो मतलब टर्मिनेटिंग है। मैंने बोला था कि कितने प्लेस बाद टर्मिनेट करेगा, तो m और n को देखना, m और n में जो मैक्सिमम होगा उतने ही प्लेस बाद, तो m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 2 है, मतलब 3 मैक्सिमम है, तो 3 प्लेस बाद ये क्या कर जाएगा टर्मिनेट कर जाएगा। गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 6 अपॉन 1250 विल टर्मिनेट आफ्टर 6 अपॉन 1250 को चेक करो, 2 3 जा, ये कितना हो जाएगा 2 6 2 2 5 जा, तो 3 अपॉन 625, दैट इज 5 पावर 25 5 पावर 4 आई थिंक। ठीक है, 5 पावर 4 आ जाएगा, तो इसको इंटू 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, तो ये तो टर्मिनेटिंग हो गया। और मैक्सिमम पावर जो m और n में कितना है वो 4 है, तो दैट विल बी टर्मिनेटिंग आफ्टर मोर देन 3 डेसिमल प्लेसेस। सो दिस इज आवर आंसर। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।